आज के गेस्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। देहरादून के रहने वाले हैं, कुछ साल सेलिंग करी, उसके बाद नौकरी करी चार्टरिंग और शिप ब्रोकिंग में, और आज अपनी एक कंपनी चलाते हैं, इसका नाम है बेनब्रिज। दुनिया भर के और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं। ये पॉडकास्ट हर उस सी फेरर के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि मर्चेंट नेवी में है और कुछ सोच रहा है कि यार मुझे कुछ अलग करना है। देखिए, शिपिंग का जो बिजनेस है उसमें आपके नेटवर्क, आपका कनेक्शन और आपकी गुडविल वो बहुत मैटर करता है। आपको बिजनेस कंपनी के नाम से नहीं मिलेगा, आपको अपने रिलेशनशिप्स की वजह से मिलेगा। एंड वेयर डू यू फील, अगर इसमें बात करें कि कहाँ पर वो लैक कर जाते हैं? जब आप शिप पे रहते हो आप एक अलग हो, स्पेशली जो मास्टर मरीनर्स हैं, चीफ इंजीनियर हैं, दे आर कंट्रोलिंग द होल वेसल। 18-20 बंदे जो हैं वो उनके अंडर हैं। यहाँ पर आप जब ज्वाइन करते हो तो आप बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे हो, तो वो एक चेंज मेंटालिटी में कि यार वहाँ मैं राजा था, यहाँ मैं बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहा हूँ। सुनना पड़ेगा। फिर क्या है, एज का डिफरेंस हो जाता है। कई बार हमसे सीनियर बंदे आएंगे, उस चीज़ को डाइजेस्ट करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है कि यार वहाँ तो मैं कमांड कर रहा था लोगों को, यहाँ मेरे को इनकी बात सुननी पड़ेगी। तो वो ट्रांजिशन आने में ना कई बार टाइम लगता है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज के गेस्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इनका नाम है मिस्टर मुनीश मेहंदी रत्ता। देहरादून के रहने वाले हैं, कुछ साल सेलिंग करी, उसके बाद नौकरी करी चार्टरिंग और शिप ब्रोकिंग में, और आज अपनी एक कंपनी चलाते हैं, इसका नाम है बेनब्रिज। नोएडा में इनके ऑफिसेज, इनके दुनिया भर के और बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में इनके ऑफिसेज हैं। दे आर डूइंग फैबुलसली वेरी गुड। आज आरोहन इवेंट में आ रखे थे और मुझे मौका मिला ये पॉडकास्ट करने का देहरादून में, सो आई फील वेरी लकी। ये पॉडकास्ट हर उस सी फेरर के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि मर्चेंट नेवी में है और कुछ सोच रहा है कि यार मुझे कुछ अलग करना है। तो मर्चेंट नेवी में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, तो इनके बारे में जानिए। इनकी जर्नी से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि चार्टरिंग शिप ब्रोकिंग क्या है। अगर आप चार्टरिंग शिप ब्रोकिंग बेसिक जानना चाहते हैं तो जगमीत मक्कड़ सर के, ICS के जो चेयरमैन रहे हैं अभी, कृष्णन सुब्रमण्यम, उनके आप पॉडकास्ट देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आप धंधा कैसे बनाएं, अगर आप खुद का करना चाहते हैं, और वो लोग जो कि कोर्स करके बैठे से, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं, वो सोच रहे हैं कि यार कहाँ से शुरू करें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या चैलेंजेस रहेंगे, उनके लिए भी पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। आई वेलकम मुनीश सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक्स प्रणीत फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वी आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन, हम लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं। मैं आपके ज़्यादातर पॉडकास्ट देखता हूँ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था सर। एंड इट इज़ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर, और वो भी देहरादून में मिल रहे हैं हम, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए देहरादून बहुत प्रिय है सर। देहरादून वालों के लिए देहरादून वैसे तो हर किसी का प्रिय है, बट देहरादून के लिए मेरे लिए भी खास है। आई एम वेरी क्लोज टू माई बर्थ प्लेस एंड मेरे पेरेंट्स यहीं हैं अभी, जैसे आपको पता ही होगा, हमारी बात हुई थी। तो देहरादून मेरा आना जाना लगा रहता है। पेरेंट्स नोएडा शिफ्ट होना नहीं चाहते, नहीं होंगे तो वो उनका मन नहीं लगता वहाँ, उनका सब कुछ इधर ही है, सारी ज़िंदगी उन्होंने यहीं काटी है। तो दैट इज़ द रीज़न वो नहीं जा सकते तो हम आते हैं। अब एज भी हो गई है तो ट्रैवल भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम ऑलमोस्ट वंस अ मंथ देहरादून में होता हूँ। सर यही एक रीज़न है कि सर मैं जो भी बिजनेसेस मेरे सब देहरादून में, पापा ने मेरे को तो सोच पहले था कि एक बार हांगकांग सिंगापुर में कुछ जॉब भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बट ये था कि पापा, आई एम ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड, मम्मी नहीं है मेरी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि पापा को कैसे छोड़ता है यहाँ पे। सो देन आई स्टार्टेड विद दिस कोचिंग बिजनेस। धीरे धीरे चीज़ें बनती जाएंगी या बनेंगी नहीं आए, मतलब जो मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आपका प्रोफाइल देखा है, तो दैट इज़ रियली कमेंडेबल कि आपने एक इंजीनियर की, मतलब मरीन इंजीनियर की नौकरी छोड़ के आपने एक बिल्कुल ही अलग फील्ड में आ गए हैं, पॉडकास्ट, कोचिंग एंड ऑल दैट सब। सो दिस इज़ रियली कमेंडेबल। दूसरा, मेरे को आरोहन में आके एक बहुत अच्छी चीज़ ही लगी कि नाउ देहरादून इज़ ग्रोइंग अप एज अ मैरीटाइम हब। इसमें सर कुणाल को पूरा श्रेय है। मतलब कुणाल इज़ ऑफ कोर्स, कुणाल को है, बट पीपल लाइक यू ऑल्सो। आई डिडंट नो कि आप देहरादून के हैं, मेरे को यहीं आके पता चला। अच्छा सर। बट और भी लोग, जैसे मैं आरोहन में कई लोगों को मिला हूँ जो कि देहरादून को बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट बेस्ड इन देहरादून। कोई नोएडा में है, कोई बेंगलोर में है, कोई बॉम्बे में है। तो आई थिंक ये जो कुणाल कर रहा है, IME कर रहा है, इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यार हम देहरादून में बैठे बैठे भी बिजनेस कर सकते हैं, या अपने शहर में रह के, अपने शहर, मतलब देहरादून से मेरा मतलब कहीं भी रह के हाँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब जैसे जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो हम किसी को बोलते थे हम शिपिंग का काम कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये हुआ करता था, यार आप नोएडा दिल्ली में बैठ के शिपिंग का काम कैसे कर सकते हो? भाई अगर आपको शिपिंग का काम करना है, आप किसी पोर्ट में होगे ना, बॉम्बे में, चेन्नई में, कैलकाटा में, तो तब उनको समझाना पड़ता था कि यार आपको शिपिंग का काम, हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमने जहाज पे थोड़ी जाना है, हमने यहाँ बैठ के जहाज चलाने हैं। तो जहाज तो हम कहीं से भी बैठ के चला सकते हैं। इट इज़ एज गुड एज, जैसे आपका ट्रक का बिजनेस आप यहाँ से कर सकते हो, आप जहाज का भी कर सकते हो। बट
I'm really happy कि देहरादून is coming up as a hub and all going well, मे बी हम एक देहरादून में ऑफिस खोलेंगे। सर मैं यही पूछना चाहता था कि भगवान करे अब जल्दी से। हाँ जी, so that क्योंकि एक टीम हमारे अपने ऑफिस में, नोएडा ऑफिस में, आई थिंक वी हैव अराउंड 10 to 12 पीपल फ्रॉम देहरादून। तो सर देखिए अगर यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी तो आपके लिए बढ़िया, पेरेंट्स के लिए बढ़िया, और मुझे लगता है फिर मतलब एज कम्पेयर टू एनसीआर, देहरादून इज एनी टाइम अ बेटर प्लेस टू लिव, बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो यू नेवर, अगले साल आरोन में मिलेंगे तो मे बी वी विल हैव एन आई ऑफिस विश यू बेस्ट ऑफ लक आउट हियर सर। थैंक यू। तो जो लोग नहीं जानते मैं बताना चाहूँगा, सर वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मार्शल स्कूल के पढ़े हुए देहरादून से, डीएवी में थे, अपना बीकॉम कर रहे थे, अचानक पता चलता है मर्चेंट नेवी के बारे में। एआरआई कॉलेज में जाते हैं, उस टाइम पे रेडियो ऑफिसर, अब नहीं होता, 99 की बात करूँ, रेडियो ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब निकलता था, मर्चेंट नेवी में अब खत्म हो गया है। तो 3 महीने का कोर्स किया, जहाज पे गए, कुछ टाइम सेल किया, 4 साल के लिए ऑन ऑयल टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स, ऑल लाइक केमिकल टैंकर्स और ऑयल टैंक। टैंकर पैसिफिक कंपनी थी तो टैंकर्स ही थे उनके पास, अब वो ईपीएस हो गई है कंपनी, तो नाउ दे हैव अ डाइवर्सिफाइड फ्लीट, बट उस टाइम टैंकर्स ही थे। अभी आपसे पहले गौरव सर के साथ किया, वो भी टैंकर पैसिफिक, लगता है टैंकर पैसिफिक का दिन है। 4 साल सेल किया, उसके बाद श्योर जॉब पे आ गए। 2004 से लेकर 2006 तक सिंगापुर ऑफिस में उसी टैंकर पैसिफिक में आईटी एडमिनिस्ट्रेटिव आईटी जॉब किया। उसके बाद 2006 से 2007 तक टैंकर पैसिफिक मुंबई में जॉब किया। सेम जॉब सर, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अब यहाँ से मेन जर्नी शुरू, बिकॉज अगेन सर बेनब्रिज कंपनी की बात कर रहे हैं, चार्टरिंग शिप ब्रोकिंग की बात कर रहे हैं। 2007 में सर को मौका मिला शिप ब्रोकरिंग, सीटीआई शिप ब्रोकर ऑपरेशंस करके कंपनी है, सीटीआई करके, सीटीआई शिप ब्रोकर्स, सीटीआई शिप ब्रोकर। सर ने वो कंपनी ज्वाइन करी 2007 to 2012। सर इसमें बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है और ये कंपनी क्या करती थी थोड़ा सा। सीटीआई वाज अ शिप ब्रोकिंग कंपनी। शिप ब्रोकिंग का मतलब है आप एक ब्रोकर हो। अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में बोलूं तो जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं, रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं, वही काम एक शिप ब्रोकर शिपिंग में करता है। एक कार्गो है या एक कार्गो ओनर है, एक शिप ओनर है। अब इन दोनों को मिलाने का काम जो है वो करता है शिप ब्रोकर। वो कार्गो दिखाता है शिप ओनर को, शिप ओनर उसको रेट करता है, फिर वो फ्रेट और टर्म्स अग्री करके फिर वो बिजनेस होता है। तो उसका काम एक तरह से है लाइसेंसिंग का, तो वो काम सीटीआई करता था और मैं उसमें ऑपरेशंस एज एन ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। और बाय द टाइम आई लेफ्ट सीटीआई आई वाज हेडिंग द ऑपरेशंस डेस्क। तो सर एक आम आदमी की जो कि एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है एक चार्टरिंग शिप ब्रोकिंग कंपनी में, उसका क्या रोल है? जिससे सर मैं बेसिक बताता हूँ। एक तो हो सकता है कि यार वो सेल एंड परचेज में है कि किसी एक सेल एंड परचेज तो अलग फील्ड होगी, मतलब ब्रोकिंग की ही अलग फील्ड डायमेंशन होगी। तो आप उसमें नहीं थे कभी? उसमें सेल एंड परचेज में कंपनी थी, सीटीआई था, बट मैं सेल एंड परचेज में नहीं था। बट अगर उसकी थोड़ी जानकारी दे पाए, क्योंकि दोनों चीज़ की बात करें तो अगर सिर्फ शिप ब्रोकिंग की बात करें, इसमें सेल एंड परचेज है, उसके अंदर अगर कोई बंदा रहेगा तो उसका मेन काम रहेगा कि किसी ने बोला कि मैं जहाज बेचना चाहता हूँ, हाँ जी, और कोई बोलेगा, तो उनका बेसिक लाइजनिंग विल बी विद द ओनर्स ऑल द टाइम, राइट सर? यस, वेसल ओनर एंड द प्रोस्पेक्टिव ओनर जो खरीदना चाहता है। दे कैन बी बैंक्स, दे कैन बी एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। तो सर जनरली ये जो लिंक्स बनते हैं, जो क्योंकि अभी आपका रोल नहीं है बट स्टिल ये कैसे बनते हैं? मतलब नेटवर्किंग, लोगों से मिलना। देखिए शिपिंग का जो बिजनेस है इसमें, मतलब आज की डेट में तो आई थिंक हर बिजनेस में नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट शिपिंग का जो बिजनेस है उसमें आपके नेटवर्क, आपका कनेक्शंस और आपकी गुडविल, आपकी एक सामने वाले के साथ कितनी अच्छी रेपो है, वो बहुत मैटर करता है। आपको बिजनेस कंपनी के नाम से नहीं मिलेगा, आपको अपने रिलेशनशिप्स की वजह से मिलेगा। तो रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, स्पेशली विद पीपल लाइक शिप ब्रोकर्स और इवन अस शिप ऑपरेटर्स। हमारा क्या है, वी आर इनटू अ सर्विस इंडस्ट्री। हमारे पास कोई एसेट नहीं है, ना हमारे पास है ना ब्रोकर के पास है। तो जिनके पास एसेट्स हैं, एक के पास कार्गो है, एक के पास शिप है, तो अगर आप उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखेंगे तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस भी है भाई, खाली रिलेशनशिप से काम नहीं चलता, काम भी करना पड़ेगा, बट रिलेशनशिप इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, यू विल गेट गुड बिजनेस। सर इसमें अभी शिप ब्रोकर पे एक और क्वेश्चन है। मैं आई नो समबडी, आई वोंट से कि वो मेरे कॉलेज के कुछ नहीं, क्योंकि फिर वीडियो शायद वो भी देखें। तो आई नो समवन हु इज अ शिप ब्रोकर, बट ही वर्क्स इंडिविजुअली, अकेले काम करते हैं। एक कंपनी में थे, वहाँ से निकल गए, उनके कुछ जो भी रहा होगा, अकेले काम करते हैं और बहुत डिस्क्रीट काम करते हैं। मैंने उनको कितनी बार बोला कि पॉडकास्ट पे आ जाइए, कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे किसी को चैलेंज दिखाना है। एंड वो एक आध इवेंट में मुझे मिले तो बड़े हम्बल कपड़े पहने हुए हैं, मतलब लग नहीं रहा कि उन्होंने 45 जहाज बेचे होंगे। कहते नहीं यार ये भी दिखाना ज़रूरी है कि मैं ज़्यादा
मे बी आई एम सम सॉर्ट ऑफ निडी पर्सन एज वेल एज, तो ये शिप ब्रोकर्स का माइंडसेट होता है या कुछ कंपनीज बहुत ओपनली भी बिजनेस करती हैं? नहीं नहीं नहीं, ये वो शिप ब्रोकर है जिसे आपने कहा इंडिविजुअल बंदा है, ठीक है। इंडिविजुअल्स हो गए या जो 2-3 बंदों वाली कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो उनके निश क्लाइंट्स होते हैं कि भाई मेरे पास 2 ओनर हैं या 2 चार्टर हैं, मैं उन्हीं के साथ लिमिटेड बिजनेस कर रहा हूँ और आई एम हैप्पी, आई एम कंफर्टेबल, और ऐसा ही रहेगा। ये तो हो गई छोटी ब्रोकिंग शॉप्स, लोकल ब्रोकिंग शॉप को दिल्ली में किसी ने खोल दी, बॉम्बे में खोल दी, वो ये लोग हैं। व्हेन इट कम्स टू बिगर शॉप्स या ग्लोबल, अब क्या है कि ब्रोकिंग शॉप्स पहले इंडिया में सिर्फ लोकल हुआ करती थी। इंटरोशन हो गया, सैगल्स हो गए, शिपलिंक्स हो गया, ये इंडियन ब्रोकर्स थे। उस टाइम पे ब्रोकिंग शॉप्स थी ही नहीं इंडिया में। मतलब अगर आप मतलब हिस्ट्री जाओ, इंडियन शिप ब्रोकिंग की हिस्ट्री में जाओगे तो शुरू में ट्रांसचार्ट एक गवर्नमेंट नोडल एजेंसी थी जो सारे कार्गोज करती थी। तो आपको कोई भी इंडियन कार्गो करना है, आपको ट्रांसचार्ट के थ्रू करना पड़ेगा। सारा इंपोर्ट्स वगैरह जितने भी कार्गो शिपिंग जो होती थी ट्रांसचार्ट के थ्रू होती थी, द चार्टरिंग पार्ट ऑफ इट। IOC, BPCL, जितनी भी PSUs की चार्टरिंग है वो ट्रांसचार्ट करता था। ट्रांसचार्ट के पैनल पे शुरू में सिर्फ 2 या 3 ब्रोकर्स होते थे, ठीक है। और वो जो आप कह रहे हो वो ऐसा काम नहीं करते थे। उस टाइम पे खैर ज़माना अलग था, तो लाइजनिंग बहुत ज़रूरी थी, फ़ोन्स थे नहीं, पर्सनली आपको ट्रांसचार्ट ऑफिस जाना पड़ता था, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी, टेलेक्स पे काम होता था। तो वो एक अलग दौर था। उसके बाद क्या हुआ, जब फॉरेन शिप ब्रोकर्स यहाँ आए इंडिया में, तब जो है वो नंबर ऑफ शॉप्स इंक्रीज हो गई, लोगों को पता चला कि हाँ ये भी एक बिजनेस है। तो आज की डेट में छोटे शिप ब्रोकर्स बहुत हैं, जहाँ पर 1 से लेकर में भी 3 लोग काम कर रहे हैं, डिस्क्रीट काम कर रहे हैं जैसा आपने बोला, एंड दे आर कंटेंट, दे आर हैप्पी। उनको कोई भी शो ऑफ नहीं करना कि भाई मैं साल में 200 धंधे कर रहा हूँ या मेरा ये क्लाइंट है, मेरा वो क्लाइंट है। वो अपने गिने चुने 2-4 क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। कमिंग टू दी अदर साइड ऑफ और अदर काइंड ऑफ ब्रोकर्स, वो बड़े ब्रोकर्स हैं। वो क्या करेंगे, वो बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। अब जैसे कोल ट्रांस हुआ, कोल ट्रांस में एक बहुत बड़ी पार्टी कर ली, लोगों को बुलाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। अदरवाइज ऑल्सो वो कभी अपनी एनुअल पार्टी कर देंगे कभी, तो दे रिमेन इन द लाइमलाइट, वो छुप के कुछ नहीं करते। ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है इंडिया के अंदर जो भी काम कर रही है, और वर्ल्ड के अंदर 1-2 कंपनीज का अगर आप कुछ नाम बता पाएं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज? यार देखो, अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करो तो क्लार्कसन्स इज अ वेरी बिग ब्रोकर, एरो शिप ब्रोकर्स हैं, और हावे रॉबिन्सन हैं। ये सारे वो ब्रोकर्स हैं जो ग्लोबल MNCs हैं और इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो दीज आर बिग शॉप्स। ये मतलब ये वो ब्रोकर्स हैं जिनकी नेटवर्थ जो है कई शिप ओनर से ज़्यादा होगी, छोटे छोटे शिप ओनर से ज़्यादा इनकी नेटवर्थ होगी। ये इतने बड़े ब्रोकर हैं। ओके, और कुछ जो इंडिया में काम करें, नॉट डिस्क्रीट बट कुछ ऑफिसेज हैं जो कि सेल एंड परचेज में ही है, यहाँ पर इंडियंस हैं, लेकिन इंडियंस कुछ हैं ऑफिसेज यहाँ पे, आप जानते हैं किसी को? मतलब इंडियन कंपनीज? हाँ हाँ हाँ, आई नो क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। मेरे एक एक्स कलीग हैं जो कि मेरे साथ थे ना, एंड ही वाज इन SNP। जब मैं CTI में ऑपरेशंस देखता था, वो SNP करते थे। तो मैंने 2012 में CTI छोड़ा, उन्होंने आई थिंक 2015-16 में छोड़ा होगा, एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड फॉर हिमसेल्फ। तो लेकिन उनकी क्या है, वो SNP तो वो कर ही रहे हैं, SNP उनका ब्रेड एंड बटर है, मतलब मेन धंधा उनका SNP है। बट क्योंकि अब वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ही हैज़ द बैंडविथ, तो उन्होंने अब डाइवर्सिफाई कर लिया है। अब वो टैंकर चार्टरिंग में भी आ गए हैं। तो ऐसे आई नो अ फ्यू पीपल इन इंडिया। आपका कोई प्लान ऐसे करके ऑपरेशन से कभी सेल एंड परचेज में जाने का, या कोई नहीं अभी? नहीं, अभी ऑपरेटिंग से सेल, हम देखो वी आर नॉट ब्रोकर्स, हम तो अपना पैसा लगा के बिजनेस करते हैं। तो अगर हम कभी जाएंगे भी तो हम शिप्स खरीदेंगे, हम वी विल बाय एसेट्स, वी विल नॉट डू द ब्रोकिंग। ब्रोकिंग में तो क्या है कि आपने पैसा नहीं लगाना, आप इसका जहाज है 1% कमीशन इनसे, 1% इनसे, मतलब वो डिपेंड करता है, बट ठीक है आपको कमीशन मिलनी है, आपने पैसा नहीं लगाना। बट नाउ बिकॉज वी आर अ स्टेप अबव द ब्रोकर्स, तो अब हम अगर कुछ करेंगे तो हम अपने शिप्स खरीदेंगे। ओके, दिस इज़ नाइस। तो सर अब इसमें अब आते हैं सर ऑपरेशंस पार्ट के ऊपर। तो जब आप अब बात करते हैं CTI में, जब आप एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव थे, तो एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का क्या रोल रहता है दिन में? ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल ये रहता है, अगर अगेन एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, ऑपरेशंस इज आफ्टर सेल सर्विस। आप गाड़ी बेचते हैं, आपने गाड़ी बेची, जो सेल्स वाला है बिकने के बाद वो कोई मतलब नहीं रखता गाड़ी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। गाड़ी की देखरेख के लिए उसकी अलग से
आफ्टर सेल्स सर्विस वाली टीम है, कुछ भी दिक्कत आएगी वो उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो जो भी वारंटी, गारंटी, रिपेयर वो सब करेंगे। तो शिपिंग में वही काम जो है ऑपरेशंस वालों का है। चार्टरिंग वाले जो बंदे होते हैं, जो चार्टरिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो क्या करेंगे, वो आपका बिजनेस कर देंगे, आपका कार्गो या आपका शिप फिक्स कर देंगे। उसके बाद उनका रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है। देन द रोल स्टार्ट्स फॉर द ऑपरेशंस डेस्क। ऑपरेशंस वाले क्या करेंगे, वो पूरी वॉयज को एग्जीक्यूट करेंगे कि दे विल इंश्योर कि लोडिंग ठीक से हो रही है, डिस्चार्जिंग ठीक से हो रही है, वॉयज ठीक से हो रही है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, दे विल लाइज विद द चार्टरर्स, ओनर्स, एजेंट्स। तो उनका ये काम है। सो दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट ऑपरेशंस डज। ओके तो सर अगर मैं इसको सही तरीके से डिकोड कर पा रहा हूँ तो एक काम हो गया, पहले तो एक चार्टरिंग एग्जीक्यूटिव का काम हो गया, उसे पता है कि यार ये शिप यहाँ पर है, ये कार्गो और ये है, कार्गो यहाँ पर है, इसको मैच करना है। ये दोनों मैच हो रहे हैं, या ये जहाज यहाँ से आ रहा है, इसमें इतना कार्गो जाएगा, और यार ये एफ्रामैक्स टैंकर है, इसमें जा सकता है, इसको फिक्स कर दिया। उसने आगे कंपनी को दिया, कंपनी ने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को दिया, ईमेल दे दिया। अब वो कैप्टन से लगातार ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव टच में है कि लोडिंग क्या है, कितना फ्यूल लगा। वो सारा जो है, एक बार जहाज फिक्स हो गया तो ऑपरेशंस वाला फिर सबसे लाइज करेगा, चार्टरर से, ओनर से, एजेंट से। तो वो फिर ऑपरेशंस वाला होगा। मैं समझ गया सर। तो अगर एक शिपी की बात करिए, जैसे कि एक सी फेयर है, से एक कैप्टन चीफ इंजीनियर है, एंड उन्होंने कोई कोर्स कर लिया, जैसे ICS का कोर्स कर लिया, या IIM मुंबई में कोर्स हो रहा है वो कर लिया, कोई छोटा कोई कोर्स कर लिया चार्टरिंग शिप ब्रोकिंग का, तो उनको अगर आपकी कंपनी में स्टार्टिंग देंगे, अगर आप भी देते हैं, तो आप उन्हें स्ट्रेट में चार्टिंग एग्जीक्यूटिव देना, आप तो सीधा ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में रखेंगे। हमारी कंपनी में क्या है कि हम ऑपरेशंस भी सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज पोस्ट फिक्सचर। क्या पोस्ट फिक्सर? पोस्ट फिक्सचर ये क्या होता है सर, बताइए। वसूली भाई, अच्छा, इसमें पैसे क्लेम्स वाले बंदे। थोड़ा समझाइए। हाँ, पोस्ट फिक्सचर क्या होता है कि मैं अपनी कंपनी के रोल के हिसाब से बताता हूँ कि हमने एक वॉयज एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है, फ्रेट हमको मिल जाता है, फ्रेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फ्रेट भी मतलब कई चार्टर पार्टीज में पूरा नहीं मिलता, 90-95% मिलता है, तो आपका 10% या 5-10% तो फ्रेट पेंडिंग है। उसके बाद हमारा होता है डेमरेज। डेमरेज आई थिंक आप शिपिंग से हो, फिर भी सर बताइए यहाँ पर। डेमरेज क्या होता है कि कोई भी चार्टर पार्टी हो, कोई भी फिक्सर हो, उसमें जो चार्टरर है वो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम देता है जिसमें लोडिंग और डिस्चार्जिंग होनी चाहिए। सपोज वो कहता है कि भाई मैं 2 दिन में जहाज लोड कर दूंगा, 2 दिन में डिस्चार्ज कर दूंगा, तो इसके लिए वो हम उससे कोई पैसा नहीं मांगते। तो उसके बाद क्या होता है, आप फर्ज करो कि जहाज को लोडिंग में 3 दिन लगे, डिस्चार्जिंग में 4 दिन लगे, टोटल हो गए 7 दिन। हमारे पास अलाउड टाइम कितना था, 4 दिन। तो जो 3 दिन बचे उसको वो कहते हैं डेमरेज। तो वो 3 दिन जो है हम डेमरेज रेट जो कि अग्रीड होता है चार्टर पार्टी में, उसके हिसाब से हम उसको चार्ज करेंगे कि भाई तूने कहा था मैं 4 दिन में ऑपरेशंस कर दूंगा, हमारे लगे 7 दिन, तो 3 दिन का जो एक्स्ट्रा हमारा खर्चा हुआ, शिप का है, फ्यूल का है, पोर्ट कॉस्ट है, उसका तू इतना मतलब वट एवर जो डेमरेज रेट होगा वो डेमरेज रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम, आपको वो डेमरेज का फिगर आ जाएगा। तो एक हो गया डेमरेज। डेमरेज के अलावा आपके क्लेम्स हो सकते हैं चार्टर के साथ। तो इन सब के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ जो कि इन सबको केटर करता है। वो डेमरेज देखते हैं, क्लेम्स देखते हैं और लोगों से पैसा निकलवाते हैं। दैट इज द मेन जॉब। मैंने इसलिए मेल करो, हाँ मेल, पहले इनवॉइस रेज करो, कैलकुलेट, क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं सारा ले टाइम वगैरह, उस पर टू एंड फ्रो नेगोशिएशंस होती हैं, काउंटर्स आते हैं, अग्री करो, फिर इनवॉइस रेज करो, फिर पैसे के लिए चेज करो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज चेजिंग पीपल फॉर मनी एंड गेटिंग द मनी आउट ऑफ देम। सो एंड हाउ बेस्ट वे सर, मेल ही कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कॉल कर सकते हैं? कॉल बट लगे रहो सर, प्लीज हाँ प्लीज। पहले तो आप हाथ जोड़ के मांगोगे, नहीं मानेगा, लीगल नोटिस भेजोगे, नहीं मानेगा, करना पड़ता है सर कई बार ऐसा? करना पड़ता है। अच्छा, लीगल नोटिस के बाद क्या आता है? लीगल नोटिस पहले आप अपनी तरफ से जो हमारा लीगल डेस्क है वो नोटिस भेजेगा, उससे कुछ नहीं हुआ, फिर हम अपने PNI को कहेंगे, PNI क्लब को, कि भाई ये पैसे नहीं दे रहा, आप प्लीज इनको नोटिस भेजो। 90% ऑफ द पीपल पे मनी जब PNI से नोटिस जाता है, क्योंकि वो एक तरह से आपकी इंश्योरेंस कंपनी नोटिस भेज रही है, अभी पैसा दे दो लीगल। जब वो भी नहीं होता तो फिर हमको फाइनली एक आर्बिट्रेशन शुरू करना पड़ता है कि भाई उसमें दैट इज अ लेंदी प्रोसेस। दैट इज बेसिकली आपने केस कर दिया बंदे पे कि भाई तूने मेरा पैसा नहीं दिया। बट ये करना पड़ जाता है, कहीं करना पड़ता होता है, करना पड़ता है। तो सर अगर मैं इसको सही तरीके से समझूं, कोई भी एक नया बंदा जो कि चाहे सेकंड ऑफिसर हो, थर्ड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन भी हो सकता है, आप उन्हें पहले इसी में डालेंगे कि भैया तुम डेमरेज, क्योंकि देखो ले टाइम कैलकुलेटर, क्योंकि क्या है कि इसको मैं भी शिप पे रहा हूँ, आप भी रहे हो, हमको शिप चलाना आता है,
है ना, जो भी है, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे वो मास्टर हो, वो शिप को चला लेगा। लेकिन जो कमर्शियल पार्ट है, वो जब तक आप अश्योर नहीं आओगे, जब तक आप किनारे पे नहीं आओगे, पता नहीं चलेगा कि चलता क्या है। इसीलिए जो लोग सेल करते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि भाई पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। स्पेशली इंजीनियर्स, मुझे लगता है कैप्टन साहब तो फिर भी इन्वॉल्व रहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग में चीफ ऑफिसर इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं, उन्हें डेमरेज पता होता है, लीड टाइम तरह से वो प्रोसीजरल है। लेकिन एक्चुअल कमर्शियल चीजें जो हैं, कैसे आपने फ्रेट कैलकुलेट करना है, कैसे आपने जैसे चार्टरिंग में कार्गो देखने हैं, वेसल ढूंढने हैं, तो वो आपको पता चलता है किनारे पे आके। तब आपको पता चलता है कि भाई एक शिप को फिक्स करने में कितनी मेहनत लगती है और कितना रिस्क है, मतलब पैसे का रिस्क। दूसरा रिस्क तो सर पहला तो हो गया, दिस इज वसूली जैसे आप कहते हैं। हाँ, वसूली। तो पहले आपने इनको ये सिखाया। इसमें एक नॉर्मल आदमी कितने टाइम में ट्रेन हो जाता है? ठीक ठाक नॉर्मल से एक चीफ ऑफिसर ले लेते हैं, एक सेकंड ईयर ले लेते हैं, 6 हमारे ऑफिस में भी हैं ऐसे मास्टर मरीनर्स भी हैं जो पहले पोस्ट फिक्सर में थे। और आप ये मान लो कि हम इवन अगर मास्टर मरीनर, आप जैसे आज शिप से उतरे हो और आपको शोर जॉब चाहिए और आप आए, आपने अप्लाई किया, हमको लगा कि हाँ यू आर गुड, यू नो, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आप सबसे पहले पोस्ट फिक्सर में जाओगे, चाहे आप मास्टर मरीनर हो, चाहे आप सेकंड ऑफिसर हो, चाहे आप कैडेट हो। और कितने टाइम तक लगभग आपको लगता है? यार वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल एक नॉर्मल एवरेज कितनी रहती है? 1 साल कम से कम पोस्ट फिक्सर में रहता है चीज़। पोस्ट फिक्सर से क्या होगा ना, आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे, एटलीस्ट कैलकुलेशन वाले। फ्रेट कैसे फ्रेट तो चलो ऑपरेशन वाले करते हैं, बट फिर भी पोस्ट फिक्स वालों को पता रहता है। पोस्ट फिक्स में मेन जो चीज़ आप सीखोगे वो है ले टाइम। और ले टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे, आपको पूरे क्लॉजेस पढ़ने पड़ेंगे चार्टर पार्टी के, एक से एक चीज़, सारी चीज़ें। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। तो 1 साल इसमें निकल गया। जो लोग नहीं जानते, चार्टर पार्टीज लेकर लीगल एग्रीमेंट, यार आप जब सपोज कर लो एक ट्रक पे सामान यहाँ से देहरादून से गुजरात भेज रहे हो, तो अगर आपने ट्रक के ओनर के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मेरा सामान जा रहा है, इसको कुछ हो गया तो भैया इतना, मैं इतना पैसा दूंगा, इतना डीजल का पैसा दूंगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये वो लोग देखेंगे जो कि ऑलरेडी इंजीनियर ऑफिसर्स हैं। तो सर अब आते हैं पोस्ट फिक्सर में 1 साल निकल गया, नाउ लेट्स कम टू, अब उनको आप ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बना देंगे। नहीं, अब ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बनना मैंडेटरी नहीं है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ओके, तो वो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव सर चार्टिंग वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। ओके, वो कैसे, थोड़ा समझाइए सर। अब अगर हमको लगता है कि 1 साल बाद भी यू आर नॉट एट दैट लेवल कि हम आपको ऑपरेशंस में भेज सकें, तो आप पोस्ट फिक्स में ही रहो। और ऐसा हुआ है मास्टर मरीनर्स के साथ भी। एंड वेयर डू यू फील, अगर इसमें बात करें कि कहाँ पर वो लैक कर जाते हैं? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ पुटिंग दोस एफर्ट्स, या अभी वो 2 बार माइंड में है कि जहाज पे चला जाऊंगा, नहीं हुआ? हाँ, एक वो है। फिर दूसरा क्या है ना, एक आपको जब आप शिप से शोर जॉब पे आते हो ना, आपको मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है। जब आप शिप पे रहते हो आप एक अलग हो, स्पेशली जो मास्टर मरीनर्स हैं, चीफ इंजीनियर हैं, वो दे आर कंट्रोलिंग द होल वेसल। वो 18-20 बंदे जो हैं वो उनके अंडर हैं। यहाँ पर आप जब ज्वाइन करते हो तो आप बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे हो, तो वो एक चेंज मेंटालिटी में कि यार वहाँ मैं राजा था, यहाँ मैं बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहा हूँ, सुनना पड़ेगा। फिर क्या है, एज का डिफरेंस हो जाता है। कई बार हमसे सीनियर बंदे आएंगे और मास्टर मरीनर क्वालिफाइड, मतलब मास्टर मरीनर या कोई भी है, वो हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड तो है ही, एक्सपीरियंस भी है भाई, इतने साल शिप पे सेल किया है उन्होंने। तो वो उस चीज़ को डाइजेस्ट करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि यार वहाँ तो मैं कमांड कर रहा था लोगों को, यहाँ मेरे को इनकी बात सुननी पड़ रही है। बताइए। तो वो ट्रांजिशन आने में ना कई बार टाइम लग जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस माइंडसेट पे रहते हैं कि नहीं चला तो वापस चला जाऊंगा। हाँ। और जब ये माइंडसेट रहता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सीखते भी नहीं। वो सीखते नहीं है और फिर वो अल्टीमेटली वापस शिप पे ही जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत लोग आए ऐसे, स्पेशली 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ मेट्स, जो उन्होंने किया, लेकिन उनको लगा कि यार यहाँ पैसा भी कम मिल रहा है, 24 घंटे काम भी है, क्योंकि आप अगर कमर्शियल में हो तो 24/7 जहाज चलते हैं, कहीं छुट्टी हो कुछ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जहाज आपके चल रहे हैं। रात को 2 बजे भी कॉल आएगी, दोपहर में आप लंच कर रहे हो तब भी लोग आपको कॉल करेंगे। तो कई लोग उसको मतलब ले नहीं पाते हैं एक तरह से। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जहाज पे आके कर रहे हैं। वो सोचते हैं यार जहाज पे जाऊँगा मैं, 6 महीने सेल करूँगा, अब तो और टाइम कम हो गया टाइम, अब तो 3-3 महीने कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, 3 महीने जाऊँगा, 3 महीने आऊँगा, कोई टैक्स नहीं लगा सैलरी पे, 6 महीने जो मेरे पास हैं साल में अपने 20 बच्चों के साथ आराम से रहूँगा। तो अगर वो मेंटालिटी है तो फिर आप शोर जॉब नहीं कर सकते। बट इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो सेलर्स एक बार क्विट करने की सोचते हैं, वो कीड़ा खत्म हो जाता है कि यार हाँ, कि मैंने देखा नहीं, ट्राई कर लिया नहीं, अब उनको सेलिंग अच्छी भी लगने लग जाती है। नहीं तो इससे पहले बहुत सारे लोग गाली दे रहे होते हैं, भाई सेलिंग में कहाँ फंस गए, गलत जगह आ गए,
और 10 लोगों को मना भी करते हैं। ओके सर, सो नाउ सपोज आपको एक बढ़िया कैप्टन मिले हु इज गुड विद द पोस्ट फिक्चर्स, सो और पोस्ट फिक्सर जो 1 साल मैंने कहा है, दैट इज नॉट अ रूल, वो रिजिड नहीं है। कोई 6 अगर महीने में बंदा हो सकता अच्छा है तो हम 6 महीने में ऑपरेशन में चला जाएगा, और कोई अगर नहीं है तो वो 2 साल भी पोस्ट फिक्स में ही तो वही रहेगा। तभी एवरेज मान लिया 1 साल। तो अब आपको लगा बंदा सही है, तो अगर कोई बंदा बहुत अच्छा है तो आप उसे चार्टिंग एग्जीक्यूटिव बनाते हैं या आप ऑपरेशनल डालते हैं? ऑलवेज ऑपरेशन। तो हमारा क्या है ना, हमारा एक रोड मैप है हर किसी के लिए जो भी हमारी कंपनी ज्वाइन करता है, चाहे वो ऑपरेशन जूनियर बंदा हो, सीनियर बंदा हो, किसी भी पोजीशन पे आ रहा हो, वी हैव अ रोड मैप फॉर एवरीवन। किसी भी बंदे को लेने से पहले हम आपस में बात करते हैं कि यार ये बंदा क्या करेगा, यहाँ के आगे कैसे जाएगा। तो दैट इज़ अ रोड मैप फॉर एवरीवन, एंड इन दैट रोड मैप अगर कोई पोस्ट फिक्सर ज्वाइन कर रहा है तो उसको ऑपरेशन से गुजरना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट बाईपास ऑपरेशन एंड गो इनटू चार्टरिंग। ओके, तो फिर अब उसके बाद वो ऑपरेशंस में आ गया। अब ऑपरेशंस में जो वो बेसिकली अगर एक कैप्टन चीफ यार थे जिनसे बात करते थे कि मैम आज ये हो गया है या डेमरेज में ये चीज़ हो गई है, या वहाँ से प्रेशर आता था कि फटाफट आपने 2 दिन का टाइम लिया था, क्यों लोडिंग डिस्चार्जिंग नहीं है, अब ये खुद वो आदमी बन के बैठ के कैप्टन या चीफ से बात करेंगे। सो यहाँ तो ये एसेट हो सकता है बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड द कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू, चीफ पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा देखिए, वन थिंग अबाउट हैविंग मास्टर मरीनर्स और इंजीनियर्स इन अ कमर्शियल डेस्क इज दैट दे हैव द टेक्निकल नॉलेज जो कि हम में से किसी पे नहीं। कई चीज़ें जब फंसती हैं तो जो सॉल्यूशंस ये लोग देते हैं वो हमारे दिमाग में आते ही नहीं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग मास्टर मरीनर्स और इंजीनियर्स इन योर कमर्शियल सेटअप। सो अगर आपको अपने ऑपरेशंस अच्छे रखने हैं, you want to solve problems in a better way, तो you need to have master mariners with you, क्योंकि वो उनको पता है क्या प्रॉब्लम है, उनके पास सोल्यूशन, उन्होंने देखा हुआ, उन्होंने खुद किया हुआ है ये काम। तो सर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में अब सपोज कीजिए मास्टर मरीनर ने पहले तो पोस्ट पिक्चर देन ऑपरेशन, कितना टाइम एक एवरेज पर्सन को ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रहना पड़ता है सर? लगभग मतलब टू लर्न ऑपरेशन इन डेप्थ 1.5 से 2 साल। 2 साल लग जाते हैं। सो अब ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ने सीख लिया, देन दे बिकम द चार्टिंग एग्जीक्यूटिव। हाँ, लेकिन अगेन उसमें फिर कंडीशन वही है कि अगर हमको लगेगा अच्छा है ना कि आप चार्टरिंग कर सकते हो। चार्टरिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। Why? यू कैन बी अ वेरी गुड ऑपरेशंस पर्सन बट यू माइट नॉट बी अ गुड चार्टरिंग गाय। अच्छा चलो, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट अ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव नीड्स टू हैव एंड व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू लुक इनटू अ चार्टरिंग देखो, एग्जीक्यूटिव? पोस्ट फिक्सचर से ऑपरेशंस के लिए आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। डील डन हो गया। ठीक है, अगर आप पोस्ट फिक्सचर अच्छा कर रहे हो, ले टाइम कैलकुलेशंस आ गई हैं, आपको इनवॉइसिंग वगैरह सब ठीक कर रहे हो, क्या कहते हैं, यू आर एबल टू गेट मनी आउट ऑफ पीपल, चार्टर्स वगैरह, और ये स्किल आपको सीखना ही सीखना है, तो ये तो ग्रेजुअल मिलेगा ही मिल मिलेगा। जाएगा। ठीक है, वंस यू आर इनटू ऑपरेशंस, तब हम ऑपरेशंस में बेसिकली क्या देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, जो आपने एक्सपीरियंस शिप पे लिया है। शिप पे भी लिया है, प्लस अब तो आप ऑपरेशंस में हो, है ना। अब आप एक्चुअल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो जो कि आप शिप पे नहीं करते। शिप पे अलग प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर अलग प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आर मोर कमर्शियल। एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई एक प्रॉब्लम का, कोई एक आध रैंडम प्रॉब्लम का एग्जाम्पल, जैसे कि जो रैंडम प्रॉब्लम है कि आपकी शिप की क्रेन खराब हो गई। ठीक है, चार्टरर या शिपर आपको पुश कर रहा है कि भैया या तो क्रेन ठीक करवाओ या आप बाहर से क्रेन मंगवाओ, क्रेन शोर क्रेन लगवाओ। अब एक जो प्रोएक्टिव ऑपरेशन वाला बंदा है वो ये कोशिश करेगा कि मैं शोर क्रेन ना लगवाऊं, क्योंकि शोर क्रेन का खर्चा मेरे ऊपर आएगा। ओके, क्योंकि शोर क्रेन, मेरे शिप की क्रेन खराब हुई, ऑफ कोर्स जो शिप ओनर है उसके साथ मैं उतना उसको प्रोरेट करके उसका हायर कम कर दूंगा, लेकिन शोर क्रेन के जो कॉस्ट हैं दैट दोज विल बी नॉर्मली दोज आर मच हायर देन द प्रोरेटेड शिप का जो आपका डेली हायर है। तो उसमें जो है मैं एजेंट से लाइज करूंगा, ओनर से लाइज करूंगा, आई ट्राई टू डिले कि भाई जब तक हो सके शोर क्रेन ना लगे। और तब तक मेकर से अगर कोई आ जाए बंदा, हाँ, शोर मतलब टेक्नीशियन कई आ बार क्या जाए, होता है कि शोर टेक्नीशियन की जरूरत नहीं होती है, जो आप तो इंजीनियर रहे हो तो इंजीनियर्स ही उसको कर देते हैं, या जैसे ये तो डेक वाले करेंगे, डेक और इंजीनियर्स मिलके उसको कर देंगे। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो देन आई डोंट हैव अ चॉइस, है ना। तो दिस इज हाउ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज फर्स्ट थिंग वी सी। डन। दूसरा है कि आप कितना प्रोएक्टिवली काम कर रहे हो। अब एक ऑपरेशन वाला बंदा है जी, मैसेज आया, उसने फ़ोन पे देखा भी पर इग्नोर कर दिया। ठीक है, कई बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो मैसेजेस पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, उनसे कभी पूछा हाँ भाई आपके जहाज़ पे क्या चल रहा है, तो वो बगले झाँकने लग जाता है क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि आज मेरे जहाज़ का क्या स्टेटस है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल दे वोंट बी एबल टू गेट इनटू चार्टरिंग एवर, वो कभी भी चार्टरिंग बनेंगे नहीं। दूसरा क्या है कि एक बंदे का ना
अपना नॉट बिहेवियर बट नेचर भी होता है। चार्टरिंग में ना सीधे साधे बंदे नहीं चल सकते, आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। इफ़ यू आर स्ट्रीट स्मार्ट यू विल बी अ गुड चार्टरिंग मैनेजर। स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, आपकी पीआर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, लोगों से बात करनी आनी चाहिए, लोगों से यू नीड टू मेंटेन अ कांस्टेंट टच। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। सेम मेरा सीनियर जिसने नॉर्वे का मेरे को करवाया था, वो क्या करता था, हमारा ऑफिस गुड़गांव में था एंड ही यूज्ड टू कम फ्रॉम पीतमपुरा, वेस्ट दिल्ली से आता था। तो वो सुबह गाड़ी में बैठता था, ड्राइवर था उसका, सुबह 7:30 बजे, तब ब्लैकबेरी हुआ करते थे उस टाइम पे, ब्लैकबेरी से वो लोगों से बात करने लग जाता था, क्लाइंट से, सबसे, और बिजनेस की बातें ज़रूरी नहीं थी। रोज़ सुबह लोगों को गुड मॉर्निंग करना, बात करना। जब तक वो ऑफिस आता था उसने अपना पीआर वाला काम पूरा निपटा दिया। ऑफिस आया, अपना बिजनेस किया, शाम को वापस जाते हुए भी उसका यही काम था। अब उसके पीआर स्किल्स इतने अच्छे थे कि वो अपने क्लाइंट्स के बर्थडेज, एनिवर्सरीज, बच्चों के बर्थडेज सब उसने एक डायरी में नोट किए हुए। और वो जो है इंश्योर करता था कि अगर मैं इस बंदे को कॉल ना कर पाऊँ किसी ओकेजन पर तो एटलीस्ट मैसेज तो कर दूँ। एंड उस टाइम पे वो इंडिया में ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल टैंकर शिप ब्रोकर। इतने अच्छे पीआर स्किल्स थे उसके। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये आवर बिजनेस इज अ पीपल्स बिजनेस। पीपल इन द सेंस, एक तो आपके क्लाइंट हो गए, दूसरे आपकी अपनी कंपनी में जो हमारा बिजनेस है ना, मैं अकेला नहीं कर सकता, आई रिक्वायर अ टीम, है ना। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ओनर्स के पास शिप है, चार्टर्स के पास कार्गो है, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है। एंड हम जहाँ आज हैं, बेनब्रिज जहाँ है, उसमें सबसे बड़ा हाथ ह्यूमन कैपिटल का है। जो लोग हमारे साथ हैं, कई लोग जो हैं जो हमारे साथ आज 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। हमारा कंपनी का एटिशन रेट जो है वो आई थिंक इट विल बी द लोवेस्ट इन आवर इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो बेसिकली अ गुड चार्टरिंग मैनेजर विल बी हु हैज़ गॉट वेरी गुड पीआर स्किल्स, हु नोज हिज जॉब एंड ही शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट। ये 3 कंडीशन। स्ट्रीट स्मार्ट में क्या आता है? देखिए, बाकी मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें फिक्सचर्स का पता होना चाहिए, रेट क्या पड़ेगा वो पता होना चाहिए, कैसे ओनर से पीआर स्किल हो गया कि ओनर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो शिपर जो जिसका कार्गो है, कार्गो ओनर है, उनको अच्छे से जानता हूँ, आई एम इन रेगुलर टच विद देम। उनको कभी भी कार्गो को शिप पे पहुंचाना, उन्हें सबसे पहले मेरी याद आ रही है, अरे यार मेहता, तेरे पास कोई कार्गो है, तेरे पास कोई जहाज है, और इतने में जो जहाज वाला है उसको कार्गो की जरूरत है, उसमें मेरी याद आ रही है। सो ये सॉलिड पीआर स्किल्स हो गए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीट स्मार्ट ओवर हियर? यार स्ट्रीट स्मार्ट अगर मैं चार्टरिंग उससे देखूं कि यू शुड बी, मतलब डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, यू शुड बी एबल टू कन्विंस द ओनर और द चार्टर कि भाई ये बिजनेस या ये शिप या ये कार्गो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मार्केट ऐसा है। हाई मार्केट में क्या है, मान लो चार्टर को लगता है मेरा फ्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कहेगा नहीं यार प्रणीत, इतने मेरा तो बन ही नहीं, कार्गो ही नहीं बनेगा अगर इतना फ्रेट होगा। बट अगर आप उसको ये कन्विंस कर सकोगे, सर आपने अगर ये फ्रेट नहीं लिया ना, मार्केट चढ़ रही है, हो सकता है आज शाम को या कल या 2 घंटे बाद इस पे भी कुछ और ऐड हो जाए। अभी मैं आपको $20 दे रहा हूँ, मे बी 2 घंटे बाद मैं आपसे सेम कहूँगा सर अब 25 मिल रहे हैं। सिमिलरली जब मार्केट डाउन होता है तो ओनर कहता है कि प्रणीत यार ये फ्रेट तो बहुत कम है, मेरा नहीं बन पाएगा। देन इट इज़ योर स्किल टू बेसिकली कन्विंस दैट गाय कि सर यही मार्केट है ना, यही मार्केट अभी गिर रहा है, अभी आपको 20 भी मिल रहे हैं, हो सकता है कोई और आके उसको 18 दे दे, फिर ये कार्गो भी नहीं मिलेगा आपको। सो दिस इज लाइक यू टू, और वो स्ट्रीट स्मार्ट होने के लिए आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये इसमें मैं अब सर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा ताकि लोग इसे गलत वे में ना ले। कई बार समझते हैं स्ट्रीट स्मार्ट मतलब लोगों का बेवकूफ़ बनाना। नहीं। अब इसमें मैं आंसर देना चाहूँगा, आप बताइएगा अग्री करते नहीं करते। अगर जैसे सर ने सब्जेक्ट नॉलेज जैसे ही बोला, तो ओनर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है जो वहाँ बैठा है। अगर आपने बोला कि यार 20 का सर 40 हो जाएगा बाद में, आपको नुकसान है, चलो वो नहीं माने आज, लेकिन उन्होंने देखा कि यार सच बोला था इसने, तो मतलब उनका भरोसा बनेगा इनके साथ कि यार ये आदमी सही बोलता है और ये मेरे लिए सही सोच रहा है
और अपने लिए भी। तो दैट इज हाउ यू गेट बिजनेस, एम आई राइट सर? एंड दैट इज व्हाट यू नीड मीन बाय हाँ, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब चालू होना नहीं है चालू कहीं। नहीं कि मतलब आजकल ना सर लोग यंग है ना, बड़ा इसकी टोपी उसको पहनाओ, वो काम नहीं करना। धंधा क्योंकि तभी अगर आप वो करोगे, आप 1 या 2 बार कर पाओगे, उसके बाद लोगों को पता चल सर जाएगा। मुर्गी काट दी आपने, अब अंडे कहाँ से आएंगे? तो दिस इज वेयर ट्रस्ट कम्स इनटू प्ले। सो एज ए चार्टरिंग एग्जीक्यूटिव और एनी बिजनेस दैट यू आर डूइंग, ट्रस्ट मैटर्स द मोस्ट एंड ट्रस्ट टेक्स टाइम। एंड ट्रस्ट तभी आता है अगर आप प्रोएक्टिव हैं, आपको अपना काम अच्छे से आता है, सब्जेक्ट नॉलेज है, एंड यू रियली केयर अबाउट बिल्डिंग दोस रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, एज आई टोल्ड यू, आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। अब लाइक सर मैं जैसे बात करूं, मेरे पीआर स्किल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है सर। लाइक आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट आई एम नॉट वेरी गुड कि मैं हर दिन या आपको गुड मॉर्निंग हाँ जी, हाँ या जी, आपको, हाँ जी। मैं बिल्कुल अच्छा मेरे भी नहीं है, मैं भी नहीं करता। आई एम वेरी बैड एट दैट। बट मुझे लगता है कि छावड़ा सर जो अभी आ रहे हैं, इनके पीआर स्किल्स बहुत अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू। सो बट एनीवेज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस इज कि प्लीज, हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अलग अलग होती है। गो बाय द स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव गॉट। जैसे कि सर अब आपसे पूछो, आप इस बिजनेस में है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? भाई आपने भी अपनी स्ट्रेंथ पे किया, अगर आपके पीआर स्किल अच्छे नहीं है तो आप उसे अच्छा करने नहीं गए। स्ट्रेंथ इज आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। मेरे में Oh बहुत God, I've patience got two people together जो कि है। पेशेंस पेशेंस मतलब समटाइम मेरे को भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, आई डोंट लूज माई कूल सो ईजिली। आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ अ इशू। प्रॉब्लम होती हैं, बट इफ़ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड, थोड़ी सी उसका इम्पैक्ट कम लगता है, एंड इट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग इट ऑल्सो। अगर आप नेगेटिव साइड देखोगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से आप हाइपर नहीं होते हो? नहीं, हाइपर तो मैं होता ही नहीं हूँ यार। मतलब मेरी आई टीम वुड मेरे से बहुत दुखी होगी। मैं बहुत जल्दी, मुझे सर ये मेरा लगता है प्रॉब्लम हो गया, आई गेट हाइपर वेरी नहीं सून, नहीं व्हिच इज अ हाइपर वेरी नहीं बैड होता हूँ थिंग। मैं। लेकिन क्या है ना प्रणीत, एक बार वंस यू आर एट अ लेवल वेयर पीपल आर वर्किंग विद यू। हाइपर मैं कब होता हूँ? जब कोई बंदा काम ठीक नहीं करता। ठीक है मतलब वही सर, मेरा भी वही है ना? है। मतलब वैसे अगर आप डे टू डे में कहोगे तो मैं नहीं होता। मैं बच्चों के साथ हाइपर नहीं होता। इन ओवरऑल फ्रेंड्स फैमिली में मेरा ये इंप्रेशन है कि यार ये चिल्ड आउट आदमी चिल्ड है। आउट बंदा है, सीधा है। आई डोंट टॉक मच। मैं आपके साथ इतनी बात कर रहा हूँ, बट आप मेरे को कहीं और मिलोगे तो मैं मतलब इतनी बात नहीं करूँगा। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज आर माई स्ट्रेंथ्स। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब आप एक बिजनेस ओनर हो, कई बार आपको लोगों को बताना पड़ता है कि भाई अल्टीमेटली काम होगा तभी सब कुछ सब काम कुछ है है। तो सब है। रिलेशनशिप का पहला मुद्दा ये है कि आपका काम सही है, आई विल वैल्यू यू। आई डू गेट हाइपर, बट ओनली इफ इट इज वर्क रिलेटेड। जैसे अभी हमारे ऑफिस में इंटीरियर चल रहे थे। अभी हम नए ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं नोएडा में, इंथूरियम में। तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द इंटीरियर्स, मतलब आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, ये उनके साथ मैं लाइज कर रहा था। तो आर्किटेक्ट का एक एसी वाला बंदा था। तो उसने हमारे सारी वो किए, उसने एसी लगाए, और मैंने उसको कहा भाई टेस्टिंग करवा दे। तो उसने बोला सर मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं अपने आप टेस्टिंग कर लेता हूँ। और फिर और हम, दिस इज जस्ट बिफोर वी वर मूविंग इनटू द ऑफिस, तो सब कुछ हो गया था, लास्ट में टेस्टिंग ही रहती है। तो मैंने कहा कि भाई टेस्टिंग करवा दे। तो कहता है कि सर आप मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो, मैं टेस्टिंग करवा दूंगा। ठीक है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बंदा आया ही नहीं। तो मैंने अपने आर्किटेक्ट को पकड़ा। मैंने कहा भाई तेरा एसी वाला बंदा नहीं आ रहा। नहीं सर वो थोड़ा बिजी है, उसका काम चल रहा है, ये वो। तो तब मैं हाइपर हुआ। यू हैव टू गेट द वर्क डन। मैंने कहा यार मेरे 2 दिन बाद मेरा ऑफिस ऑपरेशनल होने वाला है, मैंने पुराना ऑफिस छोड़ दिया है, लोग घर से काम कर रहे हैं। अब अगर तू मेरे को ये कह रहा है कि मेरी टेस्टिंग ही नहीं हुई है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के बिल्डिंग वाले भी एनओसी नहीं देंगे, क्योंकि मतलब वो किसी बिल्डिंग में जाओ आप, एसी, फायर, इलेक्ट्रिक, ये सब टेस्ट करते हैं वो। तो मैंने कहा भाई जब तक वो टेस्टिंग नहीं होगी, बिल्डिंग वाले एनओसी नहीं देंगे, मैं अपना ऑफिस ऑपरेशनल नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अगर मेरे ये नौबत आई कि मेरे को आगे डिले करना पड़ा तो भाई मैं तेरे पैसे काटूंगा। सब लाइन पे। मैंने कहा यू वोंट, मैंने कहा मैं एसी वाले को 1 रुपया नहीं देने वाला अगर ये आज आके टेस्टिंग नहीं करेगा। नहीं सर आज तो नहीं आ सकता, आज वो कापस हेड़ा है। मैंने कहा चाहे वो लंदन हो, मैंने कहा तू आज उसको बोल, वो नहीं आ सकता, कहीं से भी अरेंज कर, मेरे को आज टेस्टिंग चाहिए। आप विश्वास नहीं मानोगे प्रणीत, रात को 11 बजे टेस्टिंग हुई है एसी, लेकिन हुई है। हुई है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल पीपल कि धंधा आसान नहीं है, कहीं बार पुश करना पड़ता है, बट बिकॉज यू हैव टू गेट थिंग्स राइट। मतलब आपको अपनी कंपनी में भी लोगों को पुश करना पड़ता है 100%। मतलब कई बार जो एक मुंडेन जॉब है, जो कि आप एक्सपेक्ट, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बंदा ये जॉब जो है गलत कर सकता है, या इसको भूल सकता है, या इग्नोर कर सकता है। तो उसके लिए फिर आपको मतलब थोड़ा तो सख्त होना पड़ेगा। बट दैट इज द ओनली टाइम आई गेट हाइपर इफ आई, बट अदरवाइज नो।
अच्छा सर, चार्टरिंग एग्जीक्यूटिव अब कोई बन गया आपके पास आके, इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट रोल दैट कम्स इनटू द प्ले? चार्टरिंग मैनेजर, टीम लीड। चार्टरिंग, देखो चार्टरिंग क्या है, चार्टरिंग इज द प्राइम ऑफ। अब इसी में छोटे छोटे से टीम लीडर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर यही चलता रहता है, राइट? फिर इसी में अब हम जैसे लोग जो हैं थोड़ा और ज़्यादा सोच के अपनी कंपनी शुरू कर देते हैं, बस दिस इज व्हाट इट। सर, अब जब आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि अपनी कंपनी शुरू करते थे, जब आप अपनी कंपनी शुरू करने का, आई वांट टू टेल पीपल कि सर ने 2007 से 2012 तक तो CTI शिप ब्रोकर्स में काम किया, फिर 2012 से 2015 तक ये नॉर्विक शिपिंग के साथ इन्होंने काम किया, जिसमें बल्क की चार्टरिंग में यू वर देयर, राइट तो सर? नॉर्विक क्या था, नॉर्विक जैसे मैंने बताया आपको, वो अपना एक एफ्रामैक्स टैंकर करते थे हर महीने का, तो दे वांटेड टू डू समथिंग इन ड्राई बल्क, तो आई स्टार्टेड द ड्राई बल्क डेस्क इन नोएडा, तो 3 साल में रहा उनके तो एक सॉलिड एक्सपीरियंस मिल गया, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अपना भी कुछ कर सकता हूँ। फिर ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू पार्ट वेज देम विद देम। 2 साल जैसे मैंने बताया मैं फ्रीलांसिंग करी, 1 साल मैं इनके साथ था लिबर्टी ग्रुप के साथ। लिबर्टी ग्रुप लंदन की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी हुआ करती थी, इंडियन सेटअप था वो, बट 1 साल में उनके साथ था। फिर 2017 से हमने बेनब्रिज शुरू किया। तो बेनब्रिज नाम कैसे सूझा आपको? ओह नाइस क्वेश्चन। तो बेनब्रिज नाम जो है, जैसे मैं आपको बताया, हम 6 पार्टनर हैं, हम सब 6 के 6 नॉर्विक में एक साथ काम करते थे जी। और फिर हमने बेनब्रिज शुरू करी। तो पहले जब हम शुरू कर रहे थे कंपनी, तो हम सब ने बोला यार आप सजेशन दो क्या नाम होना चाहिए, 3-3 सजेशन सब दो। तो हमारे पास 18 नाम आए थे कंपनी के। तो 18 में से अमन करके एक मेरा पार्टनर है, देहरादून का ही है, अमन रावत, उसने सजेस्ट किया बेनब्रिज। अब ये नाम हमने पहली बार सुना था, बेनब्रिज। हमने कहा यार ये बेनब्रिज क्या है, मतलब क्या कोई मीनिंग ही नहीं है। चलो ब्रिज तो आप एक बार फिर भी समझते हो, शिप का ब्रिज, बेनब्रिज कैसे? तो उसने ये बताया कि एक कोई फिल्म है, वेरी फेमस फिल्म, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, उस मूवी में एक US वॉरशिप है जिसका नाम बेनब्रिज है, कैप्टन फिलिप या कोई मूवी है एक, सर्च कर भाई, सर्च कर, बेनब्रिज वॉरशिप, हाँ वॉरशिप। तो वहाँ से उसने ये नाम उठाया और फिर हमने बोला यार ये थोड़ा यूनिक सा नाम है, तो दैट इज हाउ बेनब्रिज केम इन। अच्छा ओके। तो वहाँ से ये नाम बेनब्रिज उठाया। तो सर हाँ मैंने कहा ना कैप्टन फिलिप। ओके सर, 2017 में जब ये आपका आइडिया कंसीव हुआ था कि यार एक कंपनी स्टार्ट करनी है, या किसका था? ये आइडिया हम सबका था, लेकिन 2017 से नहीं था, वो 2015 से था। जब थोड़ी बातें चल रही थी जब आपने छोड़ा कि चलिए तब हमने छोड़ा। हम बहुत लोगों से बात भी करी कि यार इन्वेस्ट कर दो, पैसा लगा दो, हम पे ही लगा दो, और तो हम पे कुछ था नहीं, हम ही थे पैसा लगाने के लिए जी। लेकिन समहाउ वी कुडंट कन्विंस द इन्वेस्टर्स। तो 2017 में हमने यारों दोस्तों से थोड़ा पैसा पूसा लेके कंपनी शुरू कर दी। वाह। और सर जब कंपनी शुरू करी थी 2017 में, तो उस टाइम आप सारे लोगों ने, सारे पार्टनर्स ने नौकरी छोड़ दी थी? नहीं, उस टाइम पे सिर्फ 3 ने नौकरी छोड़ी हुई थी। मैंने तो सबसे पहले छोड़ दी थी 2 साल पहले, फिर 2 और जो आए। तो जब जनवरी में हमने शुरू किया तब हम 3 पार्टनर ऑलरेडी बाहर थे और बाकी 3 मिड 2017 तक आ गए थे। ओके सर, 6 पार्टनर एक कंपनी चला रहे हैं, कभी कुछ ऑल्टरकेशन, मतलब कभी कुछ ऐसी चीज़ें यार होती हैं, हाउ डू यू हैंडल दैट? यार देखो, अब हमको, जैसे मेरे को बाकी 5 को जानते हुए ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। 2012 में नॉर्विक में आए थे हम, तब से हम साथ ही हैं। और 3 पार्टनर जो मेरे हैं वो उससे पहले से सेम कंपनी में काम कर रहे थे, तो वो तो मतलब उनको ऑलमोस्ट 20 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए। तो अब 6 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन मैनी थिंग्स, ठीक है। तो एज अ कंपनी, एज अ पार्टनर, हमारा सिंपल वो ये है कि भाई मेरा एक ओपिनियन है, आपका एक ओपिनियन है, सबका ओपिनियन है। अब 6 का अलग अलग ओपिनियन है, फिर तो दिक्कत है, फिर तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि 4 का एक ओपिनियन होता है, 2 का एक होता है, 5 का एक होता है, 1 का होता है। तो देन वी डिसाइड ऑन द मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी आ जाती है। डेमोक्रेसी। तो सर डिसीजन मेकिंग ज़्यादा डिले तो नहीं होती इस चक्कर में कि यार तू ये सोच रहा है, मैं ये सोच रहा नहीं? तो जैसे आपको बात कभी कुछ करनी होती है, लग रहा है कि माहौल गर्म है, तो क्या ओवर ड्रिंक्स बात करते हो या कैसे चलता है ये? थोड़ा यार अब क्या था कि हम जो है 6 पार्टनर हैं, तो एक जो अभिमीत है वो शुरू से सिंगापुर में था, अब वो दुबई शिफ्ट हो गया है। तो 5 हम यहाँ थे और 1 सिंगापुर था। अब क्या है कि 2 और जो हैं वो दुबई शिफ्ट हो गए, तो अब 3 दुबई में है, 3 यहाँ हैं। तो वो ड्रिंक्स वाला जो है वो तो कम ही होता है, मतलब जब मिलते हैं तब। बट अदरवाइज अब हम वो टीम कॉल्स कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। बट अदरवाइज हमारा जो डिस्कशन होता भी है ना, दैट इज मोर फ्रेंडली इन नेचर।
कि जैसे यार दोस्त ने, अरे यार तू क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो दिस इज द वे वी डिस्कस। तो गर्मा गर्मी मैंने कहूँगा कि नहीं होती, होती है, बट देन देर आर पीपल लाइक मी, एक दीपक है वो भी बिल्कुल कूल गाय है, तो वी ट्राई टू जस्ट डिफ्यूज द टेंशन। तो हर किसी की अपनी अलग स्ट्रेंथ है। सर कभी ऐसा जैसे मन में, जैसे कि जब पार्टनरशिप रहती है तो कई बार ये भी चीज़ आ जाती है, यार मैं ही कर रहा हूँ काम, यार ये नहीं कर रहा, यार मेरे दम पे कंपनी चल रही है। ऐसे थॉट प्रोसेस कभी आते हैं किसी के? अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बाकी का तो दिमाग मैं नहीं जानता हूँ, यार और देखो, हाउ टू हैंडल उसमें क्या है कि आते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि अगर मैं अकेले चला सकता तो मैं अकेली कंपनी खोल सकता था ना। अगर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी होती कि यार मैं अकेले अपने दम पे कंपनी चला सकता हूँ, तो मैं चला सकता। द गुड थिंग अबाउट अस इज कि हम 6 हैं, 6 अलग अलग बंदे हैं, 6 के अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, और स्ट्रेंथ्स को जब आप कंबाइन करोगे 6 लोगों की, तो वो आप 1 या 2 लोगों से नहीं कंपेयर कर सकते। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस थिंक लाइक दैट। और बाकी एक चीज़ हम एक दूसरे को ये भी बोलते हैं कि यार वी आर लाइक मैरिड टू ईच अदर। शादी हो रखी है? शादी हो रखी है, मतलब जस्ट बिटवीन यू एंड मी। हम तो कई बार कहते हैं कि भाई हम सब जो है ना, एक एक पांचाली हैं, हमारे 5 पति हैं, है ना। तो नाइस, तो वो मतलब यार जब आप एक कपल में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो यार 6 बंदों में कैसे नहीं होगा। तो डिसएग्रीमेंट्स आर देयर, बट द गुड थिंग इज वी गेट ओवर देम, एंड ऐसा मन मुटाव नहीं होता हमारे बीच में। सर आज आपके ऑफिस नोएडा में है, 70 लोग काम कर रहे हैं, दुबई में 12 लोग हैं, सिंगापुर में 8 लोग, जर्मनी के ऑफिस में 6 लोग, मलेशिया में 12 लोग, नहीं, मलेशिया में 2 लोग, यूएस और जापान में आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं। सो स्टार्टिंग के फेज में जब आप 2017 में आपने स्टार्ट किया था, जैसे कहते हैं ना बिजनेस में एक ऐसे करके जे करवाता है, तो कब तक आपको लगा था यार ये तो नहीं चल पाएगा, ये रायता फैला हुआ है, ये नहीं हो रहा है, या पहले दिन से यू वर डूइंग गुड इन द बिजनेस? वी वर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन वी स्टार्टेड कि ये मतलब यार देखो, मैंने आपको कहा ना रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स तब काम आई जब हमने बिजनेस शुरू किया या अपनी कंपनी शुरू करी। हमारे को मतलब हमारे रिलेशनशिप्स की वजह से कई ग्रीक ब्रोकर्स थे जिन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी दी ग्रीक ओनर्स को कि भाई इनको अपना जहाज दो, अगर कुछ होगा तो मैं बैठा हुआ हूँ। ये दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैड विद दी ब्रोकर्स। ऐसे ही कई कार्गो साइड पे ब्रोकर्स थे, इंडियन ब्रोकर्स, इंडियन गाइस, जिन्होंने चार्टर्स को बोला यार, और चार्टर्स हमको जानते थे भाई, काम तो हम कर ही रहे थे ना, नॉर्विक में भी उनके साथ काम कर रहे थे, तो दे न्यू अस। लेकिन यार जब आप नया सेटअप, अब नॉर्विक एस्टैब्लिश कंपनी थी, हम एक नया शुरू कर रहे हैं, ओनर को नहीं पता कि मेरे को हायर मिलेगा नहीं मिलेगा, चार्टर को नहीं पता ये परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज द टाइम जब एक रिलेशनशिप काम आती है। एक ब्रोकर से आपके, ब्रोकर्स के साथ हमारे टर्म्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने, मैंने बताया ना, पर्सनल गारंटी पे ग्रीक ब्रोकर्स ने ओनर्स को बोला कि भाई इनको एक बार जहाज दो, उसके बाद मेरे को ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा टू व्यूअर्स वाचिंग, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप अपना खुद करना चाहते हैं वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास इतनी मूडी, और दैट मूडी इज ट्रस्ट। मतलब वो कहते हैं ना एक कि यार ये तभी कर पाए क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप इतने सालों बनाए थे। और मज़े की बात है 6 लोग जुड़े हुए हैं, अगर 6 लोगों ने 5-5 लोगों से, 30 लोग तो रिलेशनशिप पे तैयार बैठे थे कि हाँ यार हम तुम पे वाउच कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट। खाली चार्टरिंग या चार्टरर्स, ओनर्स खाली ये नहीं चाहिए, हमको बंकर ट्रेडर्स भी चाहिए, है ना। बंकरिंग, भाई फ्यूल तो चाहिए ना, बंकर तो चाहिए, जहाज को कहाँ से लाओगे। ट्रेडर्स फिर क्या है कि अगर एक नई कंपनी है तो वो क्या कहेगी, आप कैश इन एडवांस दो, कि आप उनको बंकर खरीदना, पैसा दो, बंकर ले लो। लेकिन क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स थे, हमारे ट्रस्ट था, तो लोगों ने नॉर्मल जो टर्म है उस पर हमको बंकर देने शुरू किए। तो सर अभी आज की डेट में जब बिफोर क्लोजिंग दी पॉडकास्ट जब बेन ब्रिज को देखते हैं, तो बेन ब्रिज अभी क्या कर रहा है, जैसे और सिंपल भाषा में कि यार अगर हमें सपोज कीजिए आपको पता है कि एक जहाज को यहाँ से करना है, मतलब एक जहाज को जाना है और ये यहाँ से इस रूट का यहाँ से यहाँ जा रहा है, और एक सामान है वहाँ जाना है, तो आप लोगों ने दोनों को मैच कराया या फिर आप पूरा का पूरा जहाज किराए पे लेते हैं? अब आप क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में पहले हम देखते हैं कार्गो, ठीक है, हमारे पास कार्गोज आते हैं तो हम कार्गो को रेट करते हैं। और वो कार्गोज कैसे आते हैं? मेल से आते हैं? ब्रोकर्स के थ्रू आते हैं। कई लोग आजकल ऑनलाइन भी करने लगे हैं, ऑनलाइन कार्गोज आते हैं, तो डिफरेंट कार्गोज के मेल आते हैं कि भाई आज ये कार्गो है यहाँ से यहाँ फिर जो कार्गो हमको करना होता है, पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या आ रहा है, उसका एक रेट मिल जाता है। फिर हम बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हम चार्टर को बोलते हैं भाई तुम्हारे इस कार्गो के लिए हमारा इतना रेट है। इसको भी करने के 2 तरीके हैं। एक हम कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि कौन सा जहाज इस पर चल सकता है,
ओनर को बोला कि भाई तू अपना जहाज, तो हम क्या करते हैं, हम जहाज लीज पे लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं। किराए पे ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ओनर से बात करी, भाई तेरा ये जहाज है, तेरे को कार्गो चाहिए, बिजनेस चाहिए, हम देंगे, तू हमको अपना जहाज दे। इधर ओनर से बात कर रहे हैं, इधर चार्टर से बात कर रहे हैं। अब हमको चार्टर जो फ्रेट दे रहा है, उस फ्रेट पे ओनर को ले, फ्रेट पे नहीं, उस रिटर्न पे ओनर से जहाज लेना है। कि सपोज जो चार्टर का फ्रेट है वो आपको रिटर्न दे रहा है $10,000 पर डे की, मतलब आप $10,000 का एक जहाज ले सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। अब ओनर मांग रहा है $12,000, अगर आप 12,000 पे लोगे तो नुकसान है। तो एज एन ऑपरेटर हमारा क्या है, या तो हम चार्टर को बोलें भाई थोड़ा सा फ्रेट ऊपर कर दे, और ओनर को बोले थोड़ा सा हायर नीचे कर दे, तो वो बैलेंस करना वही हमारा। तो बेसिकली सर कि जो किराया आपने शिप ओनर को बोला कि भाई तुम 10,000 कर दो, और इनको बोला तुम 12,000 कर दो पर डे, नहीं, तो पर डे मतलब इनको हम पर डे नहीं बोलेंगे ना, इनको तो हम पर टन बोलेंगे। पर टन कि बोले अगर उसने बोला कि भाई मैं तुमको $10 पर टन दूंगा, हम कहेंगे 10 कम है, आप हमको 10.25 दे। 10,000। बट उससे आपने देखा कि चल यार 12,000 में पर डे मेरा यहाँ से बन रहा है, और यहाँ से 10,000 में मैंने जहाज लिया, तो 2,000 पर डे का मेरा प्रॉफिट है। दिस इज योर This is our दिस इज business. योर बिजनेस दिस मॉडल। इज योर बिजनेस। तो इसके अंदर सर अगर कोई नया बंदा करना चाहता है तो इनको भी कुछ एडवांस देना पड़ेगा, इनको भी कुछ एडवांस देना पड़ता है, ये सब चलता है। चार्टरर को एडवांस नहीं देना पड़ेगा, बट चार्टरर जब तक आप थोड़े फिक्सर्स कर नहीं लोगे, आपको कार्गो नहीं दिखाएंगे। अच्छा, और अगला चैलेंज, अब सपोज कीजिए आपने इनको तो पैसे देने ही देने क्योंकि ओनरशिप टर्म्स है, कई बार ऐसा होता है कि जिससे पैसे लेने हैं वो नहीं दे रहा, बहुत जगह पे हो जाता है, और फिर वहां पर वो लीगल ये सब चीजें। ऑपरेशंस क्या है कि ऑपरेटर बिजनेस जो है बाहर से बहुत अच्छा लगता है, हाँ, तो वही बाहर से लगता है कि यार मजा है, क्या कर रहे हैं, कार्गो उठा रहे हैं, जहाज फिक्स कर रहे हैं, मजे हो रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। बताइए इस बिजनेस में है ना, सबसे बड़ा रिस्क है वेदर का। ओके, अगर वेदर खराब है तो ओनर को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको पूरा पैसा देना है, ओके, हर दिन के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से। लेकिन वेदर के खराब होने की वजह से जो आपका कमर्शियल नुकसान होगा वो आपको चार्टर नहीं देगा। वो चार्टर पार्टी ऐसी होती है, तभी तो हम हैं इस बिजनेस में। अगर ऐसा होता कि इन एनी केस पैसा मिलना ही मिलना है, तो ओनर डायरेक्ट कर लेता ना। ओके, तो हम रिस्क ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिना रिस्क के बिजनेस कर रहे बिल्कुल हैं, रिस्क है बहुत सर। बड़ा रिस्क है ये। तो मतलब ईच टाइम जब हम वेदर खराब फेस करते हैं, यू गाइस आर लूजिंग मनी। वेदर खराब के अलावा और भी बहुत चीजें हैं जिनकी वजह से नुकसान होता जैसे है। एक तो वेदर हो गया, दूसरा पोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई। ओके, हो ठीक है, गई। पोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से चार्टर आपको डेमरेज, आपका ले टाइम काउंट नहीं करेगा, ओनर को आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, वो भी आपके सर वो पर भी ही? हमारे सर पे। ओह, ठीक है, तो रिस्क जो है ऐसे। और उसके अलावा? और कई बार क्या होता है कि जो आप टारगेट कर रहे हो कि मैं बिजनेस प्रॉफिट पे ही करूं, वो भी नहीं होता। कई बार आप रिस्क ले लेते हो कि चल यार ये मेरी बुक्स में जो है 2,000 का नुकसान दे रहा है, लेकिन अगर हो सकता है जहाज अच्छा परफॉर्म कर जाए, बंकर थोड़ा कम कंज्यूम कर ले, तो वो 2,000 का जो नुकसान है वो ब्रेक इवन हो जाएगा, या $1,000-2,000 मेरे बन जाएंगे पूरे बिजनेस में। तो वो भी आप रिस्क लेते हो, तो वो कैलकुलेट। लेकिन ये सब रिस्क क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क है। ओपन एंडेड रिस्क एज अ कंपनी वी डोंट टेक, वी आर वेरी कंजर्वेटिव। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कार्गो मेरे को मेरी बुक्स में 20,000 के लॉस पे मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इस कार्गो को उठाऊं, मतलब कार्गो फिक्स करते हुए मेरे को 20,000 का लॉस दिख रहा है बुक्स पे, तो मैं वो नहीं करूँ। हाँ तो सर वो तो बिजनेस नहीं हुआ फिर तो, देन तो जय माता दी। तो वो लोग करते हैं ना। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी की क्या पॉलिसी है। जो हाई रिस्क हाई गेन वाली कंपनी है वो करती है। ओके, हम कंजर्वेटिव हैं, हम कम बिजनेस करेंगे, लेकिन वो करेंगे कि जहां हमको हो कि भाई चलो वर्स्ट केस सिनेरियो एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हो जाए, और मतलब उसके बावजूद भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता। वेदर कई बार खराब मिलता है, जो आपकी वॉयज टोटल सपोज 20 दिन की थी वो 25 दिन हो जाती है, तो 5 दिन का जो हायर और बंकर का नुकसान है वो मेरा है, ओनर का नहीं है। यू आर अर्निंग इन डॉलर्स एंड यू आर लूजिंग इन डॉलर्स, दोनों तरफ है। दोनों तरफ तो ये रिस्क हैं सर। रिस्क है। तो मतलब आसान स्टार्ट करना लोगों, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बाहर से बहुत अच्छा लगता है यार क्या कर रहे हैं ये, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या चल रहा है, वो किसी को नहीं दिखता। सर ये एक मैसेज मैं अपने एक दोस्त के लेना चाहता हूँ। उन्होंने अभी भी एक कोर्स किया है मुंबई से, तो अभी वो फिर से सेलिंग पे जा रहे हैं कि वो सेलिंग से आएंगे तो फिर कुछ सोचेंगे इसके अंदर। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि यार अब जब तुमने अभी कोर्स किया है, यहाँ से आए मुंबई से, तुमने 1-1.5 साल दिया है, सो अभी तुम बजाय कि शिप पे जाने के तुम अभी से किसी कंपनी में काम करो 1 साल 1.5 साल, और देखो कि तुम्हें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, एंड अगर नहीं लगे जम रहा है तो तब सेलिंग में चले जाना। आप जो लोग कोर्सेज भी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे इफ दे रियली वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस? यार देखो, अगर मैं एक सी फेरर की बात करूँ जो शिप पे ऑलरेडी है,
तो पहले ना आपको अपना मन और दिमाग पक्का करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं एक बार शोर पे चला गया तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। और पूरी जान लगा के पूरी जान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आई विल गिव माई मोर देन 100%। उसके बाद अगर नहीं होता फिर आई विल कम। लेकिन अगर मैंने ही कोशिश नहीं करी उसकी वजह से मेरे को वापस आना पड़ा तो वो गलत है। इसलिए आपको अपने माइंड को और अपने दिमाग को, दिलो दिमाग से आपको बिल्कुल कठोर होकर आना पड़ेगा कि भाई मेरे को जहाज पे वापस जाना ही नहीं है। और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते और हो। मंडे टू अगर संडे आपके दिमाग के पीछे रह गए कोई बात नहीं, यहाँ नहीं चला तो जहाज तो है ही, दिक्कत है सर। फिर दिक्कत है। और मंडे टू संडे 12 घंटे अगर आप 3 साल अपने ढंग से इस धंधे को इस तरह से दे दिए, आप सीख भी जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मतलब मैं ये किसी को बोलता ना, आता को मेरे पास जॉब के लिए यंग बच्चा है, मैं बोलूँगा बेटा मंडे टू संडे काम है। मतलब अब सर बोलता हूँ, देता नहीं, छुट्टी रहती है। लेकिन अगर बंदा वहीं जैसे डर जाएगा स्टार्टिंग में, यार हर दिन काम करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ ये संडे का एटीट्यूड ही सीखने का नहीं। और फिर क्या है कि चलो आप तो फिर भी थोड़े अलग अलग बिजनेस में हो। हमारे बिजनेस में 24/7 का, आपके केस में 24/7 हमारे शिप्स रुकते नहीं हैं। आपको मैंने बताया ना, रात को 2 बजे भी कॉल आ सकती है कि यार शिप पे ये प्रॉब्लम हो गई, बंकर में क्वांटिटी शॉर्ट हो रही है। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज 24/7 इन दिस बिजनेस। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब आप शिप की नौकरी कर रहे हो, जहाज पे आप क्या कर रहे हो, अपनी वॉचेस ही कर रहे हो। 4 दिन में 8 घंटे की वॉच करनी है, कार्गो ऑपरेशंस करने हैं, चल रही है। हाँ सर, अब जैसे वो भी ना, लेकिन आजकल वहाँ भी बहुत प्रेशर है सर। मैं जब था तो प्रेशर तो सर हर जगह प्रेशर है, पैसा जहाँ है सर वहाँ प्रेशर है सर। प्रेशर है। नहीं तो लेकिन घर पे फिर खाली लोग ये बैठ जाओ। सोचते हैं ना कि यार चलो 6 महीने जो मैं घर पे हूँ तब तो कोई प्रेशर नहीं है ना। हाँ सर, ये जरूर है सर, ये जरूर है। और जो मनी बल्क में दिखता है फिर आप नौकरी कर रहे हो तो टैक्स नहीं है आपका, आपका सारा वो एनआरआई स्टेटस हो जाता है, टैक्स कुछ नहीं देना। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल डोंट कम अश्योर। ठीक है, तो जो अश्योर आते भी हैं तो वो मतलब मेरा यही है कि आप पहले पूरा अपना तैयारी कर लीजिए, मन बना लीजिए, दिमाग से आप स्ट्रांग हो जाइए कि मेरे को अब वापस नहीं जाना। सर अब आप अब कोशिश कीजिए सर प्लीज देहरादून में ऑफिस खोलने की, ताकि यहाँ पर चीजें बने आए मैंने हो। तो बताया कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। सो ऑल गोइंग वेल, मे बी थोड़े टाइम बाद। सो अगर ऐसा कुछ होगा तो आई वुड लव टू कम, जिस दिन आप हाँ जी, ओपनिंग हाँ जी, करेंगे, हाँ और जी, sure। कुछ लोगों को बताएं कि देखिए यहाँ पर शिपिंग में, चार्टरिंग, शिप ब्रोकिंग में बहुत अमेजिंग चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। विद दिस थैंक यू सर, थैंक यू मनीष थैंक जी, यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके शो पे आके। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आपके आई थिंक 1.5 लाख फॉलोअर हैं, ये 1.5 मिलियन 10 मिलियन हो जाए, दैट इज माई विश। थैंक यू सर, और आप देहरादून के हो तो मोर ऑफ दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।